सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कोरोना की वजह से आजकल बहुत मसरूफ है। उनसे मिलने इकबाल एवेन्यू लाहौर में उनकी रिहाइश का पहुंचे। अस्सलाम जी, क्या हाल आपका? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, बिल्कुल अल्लाह के फज़ल। सियासत अपने सुसर मलिक ग़ुलाम नबी से, जो कि तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा और पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर रहे, उनसे सीखी। लेकिन आपका ताल्लुक़ चकवाल के अस्करी खित्ते से है। ताकत ज़्यादा अहम है या सियासत? असल में मेरा ख़्याल है कुछ तो अपने खित्ते से जो बात मैंने इनहेरिट की थी वो ये था कि आपने अपने हक़ के लिए ज़रूर खड़ा होना है। और मैं शादी से पहले भी एक्टिविस्ट ही थी। और मुझे अभी अच्छी तरह याद है कि जो पहला जुलूस मैंने निकाला था उस वक़्त मेरी उम्र 16 साल की थी। मैंने जो तहरीक थी मार्शल लॉ और अयूब ख़ान के ख़िलाफ़, ताशकंद डिक्लेरेशन के पहले जुलूस में मेरी शमूलियत थी। और मैं आई वाज़ अमंग वन ऑफ द स्टूडेंट लीडर्स जिन्होंने वो निकाले थे। तो मेरा ख़्याल है पहले दिन से जो मेरी परवरिश मेरे गांव में मेरे दादा ने की थी, उसमें एक बात बड़ी अहम थी। उन्होंने हमेशा कहा था कि हक़ के लिए बात ज़रूर करनी चाहिए। और सुसर ने क्या सिखाया? मेरी खुशनसीबी ये थी कि मैं एक सियासी ख़ानदान में ब्याई गई। और मैंने क्योंकि अपनी सारी पढ़ाई जो है वो शादी के बाद की, तो वो मेरे ससुर जो थे वो मुझे मुसलसल मेंटर करते थे। वो देखते थे कि भाई मुझे बहुत शौक़ है सियासत का। तो मुझे अभी तक याद है, मैं अपनी स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़ी हुई फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में। उस ज़माने में आप शादीशुदा थे? जी, मैं शादी में एक बच्चे की, मेरी बेटी भी हो चुकी थी और मेरा 4th ईयर था। तो मुझे डेरा इस्माइल ख़ान जाना पड़ा टेबल टेनिस खेलने के लिए। मैं टेबल टेनिस पाकिस्तान के लिए खेला करती उस ज़माने में। तो इलेक्शंस का भी समा था और उस ज़माने में भी आप वोट मांग के इलेक्शन लड़ा करते थे। तो ये वोट मांगने का तरीका तब मैंने सीखा। तो मैं वहाँ से जब वापस पहुँची तो मुझे मेरे ससुर ने बहुत नाराज़गी का इज़हार करके कहा कि आप इलेक्शन लड़ रही हैं अपने कॉलेज के अंदर और आप डेरा इस्माइल ख़ान चली गई। मैंने कहा जी वो यूनिवर्सिटी के मैचेस थे, वो भी खेलने ज़रूरी थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप इसी तरह अभी मुड़ के चली जाएं अपने कॉलेज हॉस्टल में। वजह ये है कि जब तक आप दरवाज़ा खटखटा के हर लड़की से वोट नहीं मांगेंगे, आपको लोग वोट नहीं देंगे। ये पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ आया। आप जीती इलेक्शन? जी, मैं वो भी इलेक्शन जीती, बल्कि जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन जीती। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी यूनियन की प्रेसिडेंट रही, फिर प्रेसिडेंट की भी इलेक्शन जीती। और मेरे ससुर का इतना इंटरेस्ट था, वो मिनिस्टर थे उस ज़माने में। तो अब्बा जी की एक ग्रीन रंग की तोता रंग की गाड़ी हुआ करती थी, वो मैंने देखी कि कॉलेज के प्रेमिसेस में आई है। तो मैं भाग के गई, मैंने कहा अब्बा जी खैरियत? कहते मैं थोड़ा नतीजा पता करना आया सी। मैं कहा जी अभी नतीजा निकला नहीं है, जिस वक्त नतीजा निकलेगा मैं आपको बता दूँगी। डॉक्टरी के सारे कैरियर में आप ट्रेड यूनियन सियासत करती रहीं। आप बतौर वज़ीर उन्हीं डॉक्टरों की एसोसिएशंस के सामने बैठना पड़ता है। कितना मुश्किल लगता है, क्या फ़र्क लगता है? सबसे जो अहम बात यह है कि जब मैं डॉक्टरों की सियासत करती थी तो मुझे डॉक्टरों का, अस्पतालों के, मरीज़ों के मसले मसाइल के बारे में तो बहुत ख़बर थी। और जब मैं आई हूँ तो मुझे पता था कि कुछ ऐसे अहम नुक्ते हैं जिन पे हमें इमीडिएटली काम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा से डॉक्टरों की तनख्वाहों के ऊपर हमेशा जंग की थी मैंने कि भी डॉक्टरों की तनख्वाहें कम हैं। तो हमारी हुकूमत के आते सारी आपको पता है कि पहले ही बजट के अंदर हमने डॉक्टरों की तनख्वाहें बढ़ा दी। फिर ये था कि हमेशा हमारी ये लड़ाई हुआ करती थी कि आपने एक जगह 10 डॉक्टरों की अगर एसएनई दी है तो फिर 5 डॉक्टर रख के आप कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो ये मैंने आके एम्प्लॉयमेंट का काम, फिर जो इनके पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे पीजीआर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तादाद मैंने बढ़ाई आते साथ। ये सारी बातों पे तो वो भी मुत्तफ़िक़ हैं कि हम ये काम कर रहे हैं प्रमोशन। उन्होंने जो होता है आपको पता है कि हर बंदे ने अपनी सियासत करनी है। मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट के ऊपर उन्होंने मेरे साथ जो एहतजाज किया, हालांकि जब मैं शुरू में आई तो मैंने सारी यूनियंस को बुलाया और उनसे मैंने कहा कि इंसान जलसा जुलूस या हड़तालें तब करता है जब आपकी हुकूमत बात ना सुने।
आप पहले हमें से हमेशा बात किया करें, अगर मैं आपकी बात ना सुनूं फिर आपका एहतजाज जायज़ है। लेकिन उनको पुरानी आदतें थी, वो पहले एहतजाज शुरू करते थे। ये आदतें भी आपने डाली हुई हैं? नहीं, आप अच्छा मैं आपको बात बताऊं कि ये यूनियन का तरीका जो है ना, ये भी मैंने शुरू से सीखा था और इस बात पे भी मेरे ससुर का बहुत बड़ा अमल था, इसके अंदर वो दखल था। वो मुझे समझाते थे कि आपका असूलन, ताकि आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो, हमेशा पहले अपनी डिमांड्स लिख के दें और उनको बताइए कि जी ये हमारे मसले मसाइल हैं। हमेशा कोशिश किया करें कि एक ऐसी मीटिंग ज़रूर हो जाया करे जिसके बाद जब वो आपकी बात न सुने तो फिर आपके पास जवाब होता है कि आप तो इतना सख्त एहतजाज करती रहीं कि 2 दफ़ा तो नौकरी से ही निकाली गई। लेकिन आप देखिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात थी, मैं हमेशा पहले लिख के दिया करती थी, पहले जाके डिमांड बताया करती थी। डॉक्टर साहब क्यों निकाली गई थी 2 दफ़ा? एक दफ़ा तो मार्शल लॉ का ज़माना था, ज़ियाउल हक का ज़माना था और उस ज़माने के अंदर अगर आपको याद हो तो लोगों ने सर्विस स्ट्रक्चर के लिए प्रोटेस्ट की थी। बहुत सारे डॉक्टरों को उन्होंने जेल कर दिया था और उस ज़माने में डॉक्टर ईस मोहम्मद को और एक डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला थे, इनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिल गई थी, RI दे दी गई थी प्रोटेस्ट करने के लिए ज़िया के ज़माने में। तो उस ज़माने में मैंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट की थी, तो तब इन्होंने मुझे नौकरी से बर्खास्त किया था। तो आई कंसिडर दैट मेरे लिए तो इट वाज एन ऑनर। दूसरी बात ये थी कि जब दूसरी दफ़ा हुआ था तो जो ऑटोनमी आपको देनी चाहिए एक मेडिकल कॉलेज को, वो ऑटोनॉमी उस तरह नहीं दी जा रही। अब फिर यूनिवर्सिटियों की ऑटोनॉमी ले रहे हैं? नहीं, अब देखिए मैं आपको बताऊं, मैं ये कहती थी हमेशा कि आप मेडिकल कॉलेजेस और इनकी यूनिवर्सिटीज़ को आप 1 लाइन बजट दें और 1 लाइन बजट देने के बाद उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दें। तो आपको पता कि कोई किसी किस्म का वाइस चांसलर्स का कोई हिसाब किताब नहीं, मतलब आप पूछ नहीं सकते उनसे कि आप यूनिवर्सिटीज़ में क्या कर रहे हैं। तो अब क्या हुकूमत पूछ सकेगी वाइस चांसलर? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, उसके ऊपर तो डिस्कशन हो रही थी। डॉक्टर साहब, अमूरे खानादारी, ये खाना पकाना, ये इसके लिए तो वक्त नहीं निकलता होगा? भाई यही नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। नहीं, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी वालदा यूपी की थी। अच्छा, यूपी की थी? जी माशाल्लाह। अच्छा, और ये तो फिर बड़ी मिक्स कल्चर है। वो भी डॉक्टर थी, KE की ग्रेजुएट थी। अच्छा। लेकिन उनको खाना पकाने का बहुत शौक था। अच्छा। और मुझसे बहुत नाराज़ हुआ करती थी और ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे खाना पकाना सिखाया। अच्छा। मुझे कहती थी कि एक घर की खातून को खाना ना पकाना है तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। सीख तो लिया, लेकिन मेरी खुशनसीबी ये थी कि जब मैं आई हूँ ससुराल में तो मेरी सास जो थी वो भी नहीं कोई इस तरह का काम करती थी और उन्होंने कहा कि किचन का मसला आप रहने दीजिए, बंदे हैं काम करने के लिए। तो अच्छा। मैंने तो शुक्र किया 100 दफ़े। लेकिन कभी कभार कोई चीज़, अंडा उबाल लेती हैं, चाय बना लेती हैं? ऑमलेट बड़ी अच्छा बनाती हूँ, रोटी भी पका लेती हूँ। अच्छा, रोटी पकानी मुश्किल होती है? हाँ जी, वो मुश्किल काम कर लेती। लेकिन ये कि मुझे अभी तक याद है, हम इंग्लैंड गए तो दोनों मेरे बेटे छोटे मेरे साथ गए हुए थे। तो मैं जहाँ मेरी बहन है वो उनको जाना पड़ गया, मेरी ताया की भी बेटी, तो घर पे वो मेरे लिए खाना फ्रीज़ करके गई नहीं थी और उन्होंने कहा कि तुम जब आओगी तो 2-3 दिन तो फ्रोज़न खाना बच्चों ने खाया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अम्मा ये फ्रोज़न खाना तो खाना बड़ा मुश्किल है, आपको कुछ पकाना आता है? तो मैंने उनसे कहा मैं कोशिश करती हूँ। खैर मैंने खाना जो पकाया उसके बाद उन्होंने कहा कि आइंदा आप कभी ना पकाइएगा। डॉक्टरों की सियासत के साथ साथ कौमी सियासत में भी आपकी दिलचस्पी रही। अब फिर बराह रास्त सियासत में आई तो 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ा, लेकिन जीत नहीं सकी, क्या वजह है? जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ती थी वो आपको पता है कि नवाज़ शरीफ ने उसी हल्के से हमेशा इलेक्शन लड़ा। तो नवाज़ शरीफ साहब की हल्का जो था वो उसको अपना वो जागीरी हल्का समझा करते थे। उस हल्के से इलेक्शन लड़ना जो है दैट वाज अ चैलेंज। और मैं बड़ी अपने आप को इस बात
के बारे में खुशनसीब समझती हूँ कि इमरान खान साहब ने ये समझा कि मैं ये चैलेंज प्रॉपर्ली लड़ सकती हूँ। देखिए, इलेक्शन लड़ना इम्पॉर्टेंट होता है और फिर देखना कि हैज़ इट इम्प्रूव्ड। आप देखिए कि मैं मुसलसल अपनी वोटों की तादाद बढ़ाती गई। पहली दफ़ा इलेक्शन में मैंने 55,000 वोट लिया। दूसरी मरतबा जब कलसूम बीबी के ख़िलाफ़ मैंने इलेक्शन लड़ा तो उनके 61,000 थे, मेरे 47,000 थे, तो मैंने जो वो डिवीज़न उसको कम कर दिया। इस मरतबा मैंने 1,06,000 वोट लिए। तो मकसद ये है कि इसका मतलब है उस इलाके के आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सोच में तो मैं तब्दीली ले आई हूँ। उस हल्के से कभी कोई सोच सकता था कि आप 1,00,000 वोट निकाल लेंगे, और ये दिस वाज़ अ चैलेंज। वो कहते हैं ना, देयर आर मैनी बैटल्स व्हिच आर फॉट फॉर वॉर्स, यू नो। और मसला ये होता है कि हर बैटल जो है वो जीती नहीं जाती, बैटल लड़ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप कंपेनर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मुहिम आपने चलाई। क्या ख़ास ऐसा नुक्ता था जिसकी वजह से आप अपनी कंपेन में इतने ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हुई? मेरा ख़्याल है आपका जो वोटर है उससे जब तक आप ज़ाती मुलाकात ना करें तो आप उसकी वोट को, जब कहते हैं ना वोट को अहमियत दो, तो वोट की अहमियत का मकसद ये तो हो। आप लाखों लोगों से ज़ाती तौर पर मिले? जी, मेरा ख्याल लाखों से ज़ाती तौर पे तो नहीं मिल सकी मैं, लेकिन ज़रूर हज़ारों को तो मैं मिली। और फिर मिलने से, और मैं दरवाज़ा, लोगों को पता था कि मैं दरवाज़े खटखटा रही हूँ। फिर जो मेरी टीम्स मिलती थी वो टेलीफ़ोन नंबर लेके आया करती थी। अगर मैं लोगों के घर नहीं जा सकती थी, मैं टेलीफ़ोन पे उनसे बात करती थी। मुसलसल हम राब्ता रखते हैं, अभी भी हमारा मुसलसल राब्ता होता है। मेरे ऑफ़िस से मुसलसल, मेरा अपना जो पॉलिटिकल ऑफिसर से मुसलसल टेलीफोन जा रहे होते हैं, लोगों से पूछ रहे होते हैं कि उनके मसले मसाइल अगर कोई हैं तो उनको सॉर्ट आउट कर। ख़ास तौर पे क्योंकि मेरा तो आपको पता है कि कलमदान जो है वो हेल्थ का है, तो उसके लिए तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे हल्के वालों को कभी कोई शिकायत ना हो। पंजाब असम्बली में मुंतखब तो ख़वातीन की खसूसी नशिस्त पर हुई, मगर ताकतवर वज़ीर सेहत बन गई। बहुत से MPAs और वज़ीर हसद तो करते होंगे। बेसिकली मैं इस बात पे यकीन करती हूँ कि ये मिनिस्ट्रीज़ जो ख़ास तौर पे हेल्थ, एजुकेशन, ये मिनिस्ट्रीज़ जो है ये बड़ी टेक्निकल मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ इमरान खान साहब की कि उन्होंने सोचा कि एक टेक्निकल मिनिस्ट्री और मेरी नो हाउ भी है, तो उनकी बड़ी मेहरबानी थी कि रिज़र्व सीट्स के बावजूद उन्होंने मुझे ये मिनिस्ट्री दी। नाम तो आपका वज़ारत आला के लिए भी आता रहा। वो तो आप लोगों की मेहरबानी थी कि आप लोगों ने कोई ना कोई शोशा छोड़ना होता है टेलीविज़न के ऊपर, तो आप लोगों ने मेरा नाम भी चला दिया। वरना मैं तो, मेरा ख़्याल है इस बात पे बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि खान साहब ने मुझे वो वज़ारत दी जिसके लिए मैं सारी ज़िंदगी कोशिश कर रही थी कि कभी मौका मिले तो मैं इस वज़ारत के थ्रू कोई मेहनत कर सकूँ, लोगों की कोई खिदमत कर सकूँ। आप बड़ी धड़ल्लेदार खातून हैं, धड़ेबाज भी हैं। सियासत बग़ैर धड़ेबाजी के नहीं होती। अगर कोई कहे कि सियासत बग़ैर धड़ेबाजी की होती है तो वो गलत बयानी कर रहे हैं। सियासत जो है वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके अपना ग्रुप होता है जो आपको सपोर्ट करता है, तो ये सारी पार्टियों में होता है। आपने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी, बहुत मसरूफियात रहीं, तो ख़ानदान के लिए, बच्चों के लिए कैसे वक्त निकालती थी? कितने बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन खुश नसीब माओं में से हूँ कि एक तो आपको पता है कि फैमिली ट्रेडिशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे ख़ानदान के अंदर हमारा अपना ख़ानदान भी सब इकट्ठा रहा करता था, और मेरी भी खुश नसीबी है कि जब मैं ब्याह के आई हूँ तो मैं अपने ससुराल में रही। 24 साल मैं अपने ससुराल में रही, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी अपने ससुर की। मेरे मियाँ की पुप्पी ने मेरे सारे बच्चे पाले। मैं सही आपको बात बताऊँ, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है, वो डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, इस वक्त वो इंग्लैंड में काम कर रही है। उसके बाद बड़ा बेटा जो है वो पायलट है, इसमें एमिरेट्स के अंदर। लाइसेंस तो नहीं उसका जाली निकल आया? जी अल्लाह ताला खैर रखे, ज़िंदगी में कोई जाली काम तो नहीं किया कभी। और लेकिन ये है कि वेरिफिकेशंस उन्होंने मांगी हैं, उसका भी नाम है उसके अंदर, वेरिफिकेशन तो करेंगे ना, क्योंकि जितने पायलट्स हैं एमिरेट्स में उन सब की वेरिफिकेशन। फिर उससे छोटा बेटा मेरा जो है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल में काम करता है, और सबसे छोटा जो है वो आजकल अमेरिका में मैकेंजी के साथ बतौर सियासत में कोई नहीं? सियासत में कोई इसलिए नहीं आया कि
मेरा ख्याल है उन्होंने माँ की सियासत को सारी ज़िंदगी इतना सपोर्ट किया कि उनके लिए अपनी सियासत के लिए जगह बनानी बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि मैं उनकी सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं कर सकती थी ना। इसके अंदर मेरे बच्चे भी साथ हैं, मेरे ससुराल वाले भी साथ, मेरे मैके वाली भी साथ, सारा ख़ानदान ने सपोर्ट किया तो मैं अपनी सियासत कर सकी। डॉक्टर साहब, आप सियाहत की भी शौकीन हैं, किन किन मुल्कों में गई, कितने मुल्कों में गई और पाकिस्तान में क्या क्या देखा? मुझे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारा जो नॉर्दर्न एरिया, उसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। मैंने स्विट्ज़रलैंड भी देखा हुआ है, स्पेन के पहाड़ भी देखे, फिर मैं न्यूजीलैंड भी गई हुई हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी गई हूँ, लेकिन जो खूबसूरती हमारे नॉर्दर्न एरिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैंने बेस कैंप K2 2 दफ़ा चल के देखा, फिर मैं माशबरम, गैशबरम, मैंने शाचिन, आप नाम लीजिए, सब इलाके जो है ना मैंने फिर के देखे हुए। फिर मैंने आपका जो हमारा दरिया सिंध जहाँ से निकलता है खरमंग से केटी बंदर तक मैंने दरिया को फॉलो किया। दुनिया के कितने मुल्कों की सैर कर चुकी हैं? मेरा ख्याल है कोई तकरीबन लगभग कुछ 40 मुल्कों में मैं फिरी भी हूँ। सबसे ज़्यादा मैं इम्प्रेस जापानियों से हूँ। इतनी साफ़ कौम है और फिर सबसे बड़ी बात है इतने डिसिप्लिन लोग हैं कि तबीयत खुश होती है जब आप उस मुल्क में जाते हैं। अब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अफ्रीका के कुछ और मुल्क भी देखूं। साउथ अमेरिका देखने का बहुत शौक़ है कि मैं साउथ अमेरिका, वहाँ अभी तक मेरा मौका नहीं लगा। अमेरिका मैंने बाकायदा ड्राइव करके नेली थ्रू ऑल ऑफ अमेरिका, आई हैव ड्रिवन थ्रू अमेरिका। मतलब मैं इस तरफ से वाशिंगटन तरफ से शुरू होके शिकागो तक खुद ही ड्राइव करके, अपने मेरा छोटा बेटा मेरे साथ था, वी ट्रैवल। तो मैं और मेरे बच्चे सब बहुत शौकीन हैं। आपके वालिद पायलट थे, आपने भी जहाज़ उड़ाया है कभी? मैंने फ्लाइंग शुरू की थी 90s में फ्लाइंग शुरू कर दी थी मैंने, और बड़े शौक़ से की थी। मुझे वैसे बड़ा शौक़ था पायलट बनने का, लेकिन वालदा मेरी डॉक्टर थी। वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और गायनेकोलॉजिस्ट बनूं। मुझे भी डॉक्टर बनने का शौक़ था, बहुत पैशनेट थी, लेकिन मैं कंफ्यूज थी। मैं कहती थी मैं डॉक्टर भी बनूं, पायलट भी बनूं। तो मेरे वालिद साहब ने एक दिन हंस के कहा कि जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो फिर तुम फ्लाइंग खुद कर लेना, इस वजह से कि फ़्लाइंग तो यू कैन पे एंड फ्लाई। तो मैं लाहौर फ़्लाइंग क्लब में मैंने कुछ अर्सा फ़्लाइंग अपनी की। फिर जब मेरे बेटे ने फ़्लाइंग करियर शुरू किया तो फिर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि भाई हम दोनों फ्लाइंग करें। उसने तो अपना करियर बनाना था, मैं तो शौकिया फ्लाइंग करती थी। फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे। वाइस चांसलर डॉक्टर आमिर जमान ने इस्तकबाल किया। अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के तकरीब सर्टिफिकेट तकसीम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आपने पूरा साल लगा के इस कोविड के बावजूद आपने पूरी मेहनत की और आपने अपने मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ख़ास तौर पर मैं सचिव डिपार्टमेंट और आप लोगों ने मुझे ये मौका दे दिया कि मैं कभी भी शर्मिंदा हूँ कि गंगाराम अस्पताल और फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी हैज़ नॉट डन द बेस्ट। ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर्स में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। डॉक्टर्स के साथ ग्रुप फोटो बनाई। सर गंगाराम अस्पताल पहुंची। ज़ेरे तामीर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का जायजा लेने आए। 7 अरब रुपए की लागत से 600 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल तामीर किया जा रहा है। अस्पताल के मास्टर प्लान पर खुद ब्रीफ किया।
टेबल टेनिस भी खेलती रहीं, किस लेवल तक टेबल टेनिस खेली और उसी की वजह से आपकी शादी भी टेबल टेनिस प्लेयर से हो गई? जी मेरा ख्याल टेबल टेनिस तो जी मैंने शुरू कर दी थी जब मैं स्कूल में थी, और फिर मौका मिला मुझे, मैं नेशनल लेवल पे खेलती रही। 1974-75 के अंदर मैं पाकिस्तान नंबर 2 बनी, लेकिन फिर 81 के बाद नेचुरली फिर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हो गई, तो मैं फिर मेरे लिए मसला बन गया। लेकिन ये कि मैं गेम्स की बहुत शौकीन थी। लाहौर कॉलेज में जब मैं FSC कर रही थी तो मैं स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट थी वहाँ, यानी पहली दफ़ा हिस्ट्री में ये हुआ था कि साइंस का स्टूडेंट जो है वो स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट हो। टेबल टेनिस प्लेयर राशिद नबी से क्या टेबल टेनिस खेलते खेलते मुलाकात हो गई? मैं नेशनल लेवल पे टेबल टेनिस खेला करती थी, प्रैक्टिस करने जाया करते थे, तो मेरा ख्याल है राशिद को मैं पसंद आ गई। तो जब उन्होंने रिश्ता भेजा तो मेरे वालिद साहब को उनके वालिद बहुत पसंद आए, तो इस वजह से रिश्ता हो गया। सुना है कि आपके ससुर मलिक गुलाम नबी गालियां बहुत देते थे, क्या वाकई ऐसा था? मेरा ख्याल है कोई ऐसी छुपाने वाली बात तो है नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं देते थे। मुझे अभी तक याद है जब मेरे ससुर रिश्ता लेके आ रहे थे ना, तो मेरी माशाल्लाह दो सासें थी। दोनों सासों ने सारे रास्ते उनको समझाती आई कि आप जब जाएंगे तो ज़रा ज़ुबान पे थोड़ा सा काबू रखिएगा। वजह यह है कि लड़की की माँ जो है वो यूपी की है। तो जब वो चले गए तो मेरे वालिद साहब ने, मेरे वालिद ने मेरी वालदा को कहा कि भाई मुझे लोग बहुत अच्छे लगे हैं, लड़के का बाप बहुत अच्छा है, खुला डुल्ला उस तरह की बात है। तो मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है आप सही कहते होंगे, वैसे मुझे तो लगता है कि वो गालियों की लुग़त लिख सकते हैं। यानी इतने संभलने के बावजूद उन्होंने इतना कुछ बोल डाला कि मेरी वालदा ने ये आगे से कमेंट दिया था। आप बड़ी बहादुर हैं, खेलों में हिस्सा लिया, जहाज उड़ाए, लेकिन फिर भी खातून हैं, छिपकली से डरती हैं? बड़ा ही आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया। मैं बिल्कुल डरती हूँ, मुझे बड़ी घबराहट होती है छिपकली को देख के। वजह ये है, मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो छिपकली से ना घबराता हो। जेल रोड पर वाक़या अपने ज़ाती क्लिनिक आई। कैनाल व्यू सोसाइटी में PTI सेक्रेटेरिएट पहुंची। PTI सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी से मुलाकात की। डॉक्टर साहबा, PTI के इब्तदाई दिनों से आपके साथ काम करती रही हैं, बतौर सियासतदान, सियासी वर्कर, आप उनको कैसे देखते हैं? असल में डॉक्टर साहबा को हमने अपना बड़ी बहन बनाया है, और कमाल इसमें यह नहीं है कि हमने उन्हें बहन बनाया है, कमाल ये है कि उन्होंने हमें अपना छोटा भाई बनाया। डॉक्टर साहबा बहुत ही बुनियादी इंसान है कि जो यानी अपनी फ़िक्र के एतबार से आम इंसान के अंदर रहना, उसकी बेहतरी के लिए काम करना। और मैं सदर था, वो जनरल सेक्रेटरी थी, तो हमने सूबे में कोई एक कोना नहीं होगा जहाँ पर हमने ट्रैवल नहीं किया और काम नहीं किया। अपने मकसद के साथ बहुत ही ज़्यादा मुतल्लिक़ रहती हैं। तो इस पहलू से मैं समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर, इस उम्र के अंदर इतनी मुखलिसाना जद्दोजहद करना, ये एक कमाल के सियासी वर्कर का काम है। डॉक्टर साहब, हालिया सर्वे से ये पता चला है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आई है और नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। क्या आपको वाकई, आप तो ग्राउंड पे काम करती हैं, ऐसा महसूस होता है? मैं बिल्कुल नहीं महसूस होता। जितने इकदाम खान साहब ने कोविड के लिए पिछले 5 महीने में उठाए हैं, उन सर्वेस के मुताबिक 70% ऑफ पाकिस्तानी सेट के उन्होंने ठीक किए। तो मैं ये देखें ना, मकबूलियत किस लिहाज से हम वो काम कर रहे हैं जो शायद उस तरह ना नज़र आए, जिस तरह एक बड़ी ब्रिज बना दें, एक बड़ी सड़क बना दें। जो हम काम कर रहे हैं वो, आप मेरे साथ अभी गए थे, एक हस्पताल बना रहे हैं जो छुपा हुआ है इस वक्त, और जब वो खड़ा होगा इंशाल्लाह और 600 बेडेड होगा, वो कितनी माएँ और बच्चों को बचाएगा। दैट इज़ द वर्क विच आवर गवर्नमेंट इज डूइंग। PTI सेंट्रल पंजाब के 17 डिस्ट्रिक्ट से दूर से मसाइल सुने।
शाम के वक्त म्यू अस्पताल का दौरा करने पहुंच गई। सीईओ म्यू अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान और एमएस डॉक्टर ताहिर खलील के हमरा कोविड-19 के मॉनिटरिंग सेल का जायजा लिया और हदायत दी। ये सेंट्रल कंट्रोल कमांड रूम है पूरे लाहौर के पब्लिक सेक्टर के 13 अस्पतालों और प्राइवेट सेक्टर के 19 अस्पतालों के लिए। यहाँ पर हर 2 घंटे बाद अपडेट करते हैं कि कितने हाई डिपेंडेंसी यूनिट के बेड खाली हैं, कितने वेंटिलेटर के बेड खाली हैं और कितने जो नॉर्मल यानी कि एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड पेशेंट के लिए बेड खाली हैं। मसलन इस वक्त लाहौर में जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल हैं उनमें 70 वेंटिलेटर बेड खाली पड़े हैं और 324 हाई डिपेंडेंसी हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले बेड खाली पड़े हैं। तो क्या डॉक्टर साहब ये कोविड नीचे जा रहा है, जो मरीज कम हो गए हैं, या लोग आ नहीं रहे? नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। इल्तिजा की गई है कि SOPs अपनाएं, या SOPs अपनाने का नतीजा है और स्मार्ट लॉकडाउन का नतीजा है। सुना तो ये गया है कि मशीर सेहत और आपकी बिल्कुल नहीं बनती। नहीं, किस बात की नाराज़गी? देखिए मैं आपको बताऊं, बात ये ऑन ग्राउंड जितना मरीज़ हमारे पास यहाँ हैं और जो सिचुएशन है, आप पंजाब जो है वो पाकिस्तान का आधा हिस्सा बनता है। सबसे बड़ा हमारा एपी सेंटर जो डेवलप हुआ वो आपको पता है लाहौर में। अगर आज 75 या 78 हज़ार मरीज़ जो हैं वो पूरे पंजाब में हैं तो 34,000 35,000 तो सिर्फ लाहौर में है। तो आप देखिए लाहौर जो था उस किस सिचुएशन को इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंट्रोल करके रखा। बाकी वजारत सेहत मुतमईन है आपको? बहुत ज़्यादा। मुझे तो असद उमर साहब ने पिछले दिनों सारी अखबारों में कोट किया उन्होंने कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुझे बताया है कि नंबर ऑफ़ केसेस रिड्यूस हो रहे हैं। 13 तारीख के बाद फिर तादाद कम होनी शुरू होगी। अगर आप आज के दिन देखें ना, जून से लेके देखें, अगर ये मंथ ऑफ जून में देखें, ये गए हम यहाँ और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए आज के दिन में आप कहाँ 1106 पेशेंट थे और आज के दिन में 471 471 मरीज़ रह गए। ये शिकायत किस हद तक दुरुस्त हैं कि दवाइयाँ नहीं मिली, एक्टेमरा नहीं मिली? हमारे पास इस वक्त भी 400 मरीज़ों की डोजेज अवेलेबल है। सारे अपने सरकारी हस्पतालों के अंदर हमने बाकायदा उनको सारी डोजेस दे रखी हैं किसी भी मरीज़। और ये एक टीका जो है आपको पता है, एक डोज जो है तकरीबन 1 लाख और 2,000 में हमें पड़ी है। किसी मरीज़ को रिफ्यूज़ नहीं की गई, मुफ्त ही आपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 156 पेशेंट्स ने तो हमारी लाहौर के अंदर रिसीव किया है। म्यू अस्पताल कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी इलाजगाह है। आप बड़ी अच्छी डॉक्टर भी रहीं, मरीजों की बहबूद का भी ख्याल रखती रहीं, मगर आप ही के दौर में अद्वियात की कीमतों में 200% इजाफा हो गया। ऐसा क्यों? 2002 के बाद सारी कीमतें हर चीज़ की बढ़ती रहीं और अद्वियात की कीमत नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से बार बार ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती थी। 2016-17 में पिछली हुकूमत ने इनको वादा किया और कमिटमेंट की। जब हमारे आने के बाद ये तो कोर्ट में मामला था और कोर्ट ने कहा था कि आप इनको इनकी कीमतों की कमिटमेंट हुई है कि इनकी कीमतें बढ़नी हैं। इस वक्त हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए? हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि गरीब मरीज़ जो है उसको ये सहूलत मिले। अब आप ये देखिए, हमारे आने के बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हेल्थ कार्ड बांटे हैं, इस वक्त 52 लाख जो लोग जो हैं, 52 लाख फैमिलीज़ वो मुस्तफ़ीज़ हो रही हैं। हमने 72 लाख मुकम्मल करनी है इंशाल्लाह। ये कोविड ना आया हुआ होता तो वी वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल आवर कार्ड्स। सेहत कार्ड मिलने वाले को क्या क्या सहूलत हासिल हो जाती है? उसमें 7,20,000 रुपये की कीमत का वो कार्ड है। उसके अंदर हर किस्म की, जैसे डायलिसिस हो रही है, आपकी डायबिटीज़ की आपका इलाज होना है, आपका ऑपरेशन होना है। और मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास इस वक्त एविडेंस है कि 1,72,000 लोगों ने अपने ऑपरेशंस करवाए हैं उस कार्ड के थ्रू। दिल का ऑपरेशन हो सकता है, स्टेंट्स डलवाए हैं लोगों ने, और ऑर्थोपीडिक के ऑपरेशंस तो ये लोगों ने जाके करवाए हैं। और बाकायदा हमारे पास एविडेंस है और इससे बहुत बड़ी तादाद है जिन लोगों ने जाके आउटडोर के अंदर सहूलत ली है। एक तो ये बात। फिर दूसरी बात है
सरकारी अस्पतालों की कैपेसिटी हमने बहुत बढ़ा दी है। हमारे आने के बाद 23% इंक्रीज़ हुए हैं नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कमिंग इनटू हॉस्पिटल्स। बहुत सी ख़वातीन ने आपसे डिलीवरी कराई, कितने बच्चे पैदा हो गए होंगे आपके हाथों? मैं गंगाराम में जब सीनियर रजिस्ट्रार थी 2000 सिजेरियन का वो अपना वो पहले ही 2-3 साल में हो गया था। उसके बाद फिर मैंने गिनती बंद कर दी थी लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, बहुत बच्चे मेरे को, बहुत मैं हैरान होती हूँ लोगों को जब वो लोग ला के तो अपने बच्चे ये आपके, अब तो वो बड़े बड़े हो गए। सेहत आपकी हुकूमत की तरजीह तो है, मगर कितने नए अस्पताल बना रहे हैं? 4 अस्पताल तो इस वक्त हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी आप सोचिए कि कोविड के बावजूद और इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बावजूद अंडर कंस्ट्रक्शन है। गंगाराम का 600 बेडेड हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल अपना मियाँवाली का, निश्तर 2, यानी मेरा ख्याल है 40 साल के बाद पहली दफ़ा मुल्तान के अंदर 1000 बेडेड अस्पताल बन रहा है। पहले फ़ेज़ में 500 बेड्स और फिर अगली फ़ेज़ में 11 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है। इसी तरह कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल जो है वो हमारा बन रहा है वहाँ डीजी खान के अंदर। इसके अलावा हमने 5 हॉस्पिटल्स कमिट किया मदर एंड चाइल्ड के पेरिफ्री में, जिसके अंदर राजनपुर, अटक, अपना भावल नगर, लिया, इधर हमने अस्पताल बनाने हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम 2 अस्पतालों पे इसी साल के अंदर हम बजट रखा हुआ है वो भी शुरू कर देंगे। फिर इसके अलावा लाहौर के अंदर एक नया अस्पताल बनाने का पंजाब यूनिवर्सिटी से इस वक्त बात हो रही है, उनकी अपनी जगह है और हम पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक नया अस्पताल वहाँ बना रहे हैं, तो लाहौर विल गेट अनदर न्यू हॉस्पिटल। आप तो तहरीक इंसाफ की सच्ची और पक्की वर्कर हैं, मगर ये आपने क्या किया कि नवाज़ शरीफ को बाहर जाने में मदद कर दी? प्लेटलेट्स के बारे में वफाकी काबीना में बात होती है, कई वज़रा बात कर चुके हैं, वज़ीर आज़म बात कर चुके हैं कि वो रिपोर्ट्स असली नहीं थी। सच क्या है? आप जब बहुत गलत बयानियाँ करना शुरू कर दें तो फिर लोग आप पे यकीन करना बंद कर देते हैं। उन्होंने बहुत दफ़ा गलत बयानियों की वजह से कि आज उधर जा रहे हैं, फ़लाँ जगह जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास तो जब वो आए तो लो प्लेटलेट काउंट के साथ आए। लोग शक जाहिर करते हैं कि प्लेटलेट्स की रिपोर्ट को किसी ने मनूवर कर लिया या उलट फेर कर दिया। नहीं, ये मनूवर नहीं हो सकती थी रिपोर्ट्स, क्योंकि जब वो एक दफ़ा हमारे पास अस्पताल में आ गए तो हर ब्लड सैंपल जो लिया जाता था दैट वाज बीइंग वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड, उसको बाकायदा मॉनिटरिंग। मैं तो आपको पता है वहीं बैठी रही 13-14 दिन, रोज़ाना मेरा जाना था और आई वाज चेकिंग अप ऑल द रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग। इसका मतलब है प्लेटलेट्स वाकई लो थे। लेकिन प्लेटलेट्स तो हमने तो शुरू में डायग्नोज कर दिया था, और ये डायग्नोसिस मैं आपको बता रही हूँ ताहिर शमसी के आने से पहले मैंने खुद ताहिर शमसी साहब को कहा कि आप आइए और आके, बिकॉज ही वाज अ हीमाटोलॉजिस्ट, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा जो है वो बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, किसी को भी हो सकता है। और इतना लो प्लेटलेट काउंट, जबकि उनकी कोई डेंगू की हिस्ट्री नहीं थी, कोई और चीज़। उन्होंने कहा जी वो प्लेटलेट्स के लिए दवाई लेते हैं ये वो, बट दैट वाज वुड कुड नॉट ब्रिंग दिस इतना लो प्लेटलेट। फिर देखें जब हमने उनकी ट्रीटमेंट की, ही रिस्पॉन्डेड टू इस ट्रीटमेंट। फ्रैंकली स्पीकिंग वक्त लगता है ना, हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह दी, वो तो चले गए बाहर, लेकिन उसका असर तो वहाँ हुआ ना, बिकॉज इस प्लेटलेट काउंट इज कम बैक टू नॉर्मल। वो आप लोगों के इलाज की वजह से बेहतर हुए हैं, वो नहीं हो सकता वहाँ करवाया? नॉट एट ऑल, मैं आपको बता रही हूँ ये, इस बात का तो मैं दावा कर देती हूँ। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ ही थी जब उनको इंसानी हमदर्दी के ऊपर इमरान खान साहब ने उनको जाने दिया बाहर कि भाई वो जा रहे हैं अपना इलाज करवाएं। अब आपके सामने हैं, जब आप इलाज करवाने गए हैं तो फिर आपको इलाज करवाना चाहिए था ना। तो जब उनकी सेहत ही ठीक हो गई, नहीं, जो दिल की तकलीफ़ है जिस पे वो कहते हैं कि जब तक मरियम आएगी नहीं मैं दिल का ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, या दिल का अपना वो इंटरव्यू, वो तो बहुत बड़ी ज़्यादती है ना। वजह ये है कि आप आफ्टर ऑल यू ओ समथिंग, आप वापस यहाँ मुल्क आइए, आप यहाँ के जैसे कहते हैं वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो अब आइए वापस, आपको आना चाहिए। अगर आप सेहतमंद हो गए, ये तो आपकी कमिटमेंट थी, तो जेल चले जाएं। तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजरी, गली कूचे देखे, खिदमत की, फिर लाहौरियों को ही बुरा भला कह दिया, क्यों? इंसान अपने बच्चों पे ही नाराज़ होता है ना, ये किसी और पे जाके नाराज़ हूँ। मेरे घर में कोई गलत काम हो तो पहले मैं अपने बच्चों को रोकती हूँ। आप मुझे बताएं मुझे कितना दुख हुआ होगा कि आप ये सोचिए कि पूरे पंजाब के अंदर अगर 78,000 केस हैं तो आधे जो है वो लाहौर में। नहीं, क्योंकि यहाँ टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ ये कि टेस्ट सब जगह एक बराबर हो रहे हैं। हमने 13 लेबॉरेटरीज फाल कर दी हैं, 8 नई लैब्स बनाई हैं हमने, यानी मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार खान तक ये फैसिलिटी दे दी है
बात यह है कि लाहौर में वाकई केसेस की तादाद ज़्यादा थी। वजह थी हमारे पास तो अस्पतालों में मरीज आते थे ना जो सीरियस थे, तो तकलीफ़ होती थी कि भाई इतनी सी बात समझाने पे भी आप अपना ध्यान रखें, मास्क पहने, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था।